स्वागत है सभी बच्चों का। और आज की क्लास थोड़ा डिफरेंट टाइप की है क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। एक बहुत आवश्यक चीज़ है, इम्पोर्टेंट डिवाइस है, जिसको लेकर के मैं यहाँ थोड़ा सा चर्चा करूँगा उसको। और वो डिवाइस क्या है? सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस। हमारे इंग्लिश में इनको तो जो है ना अननेसेसरी वर्डिनेस भी कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनइंग्लिश वर्ड्स। हालांकि यहाँ पर सुपरफ्लस इसलिए टाइटल है क्योंकि सुपरफ्लस का मतलब होता है फालतू। जब हम कभी अपने सेंटेंस में कुछ चीज़ें यूज करते हैं तो कभी कभी अतिरिक्त हम शब्द प्रयोग कर जाते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा सिंटैक्स में, कॉमन एरर्स में होता है, तो उसको थोड़ा सा पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना काफ़ी मुश्किल रह जाता है। तो जैसे इनकी जानकारी हम अलग से कर लेते हैं, काफ़ी होते हैं। आज मैंने 10 लिए, पार्ट 1 इसलिए डाल दिया है कि इनको धीरे धीरे पूरे बता दूंगा मैं। तो जो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है उनका मतलब है कि हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में किसी शब्द के साथ कोई अतिरिक्त शब्द आ रहा है या फिर फालतू आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में है, केवल देखना है और आ जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा। जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जब हम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो ऑफ टाइम की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पीरियड ऑलरेडी एक टाइम है, तो फॉर ए लॉन्ग पीरियड होता है। या फिर होना चाहिए फॉर ए लॉन्ग टाइम होना चाहिए, पीरियड नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी जैसे सेंटेंस में अगर ये लिख दिया जाए, जैसे हम कहते हैं कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही हैज़ बीन वर्किंग इन क्रिटिकल कंडीशंस, वो बहुत ही संकटपूर्ण स्थितियों में लंबे समय से काम कर रहा है। तो ज्यादातर जल्दी समझ में नहीं आएगा, मेरा मानना है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये चीज पकड़ में बहुत मुश्किल से आएगी कि गलत क्या है। इसलिए अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं तो जरूर मन में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा है। क्योंकि देख लेंगे, कोई भाई पढ़ने का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई चीज़ पढ़ ली, हमारे आंखों के सामने वो आई, हमने उसको समझा, हमने उसको जाना कि हाँ ये थोड़ा सा फॉल्ट होती है यहाँ पे, तो फिर वो जब भी आएगी सामने तो हम उसको समझ जाएंगे। तो फॉर ए लॉन्ग पीरियड इतना ही रहेगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हटा दिया जाएगा और या तो फिर कर देंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये तो फिर इतना लिखा जाएगा तो सही है, क्योंकि पीरियड में ऑलरेडी टाइम का सेंस होता है। अब आते हैं रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है वापस आना। तो देखिए रिटर्न माने ऑलरेडी होता है वापस लौटना या वापस आना। तो रिटर्न बैक के साथ में क्या है ना, ये बैक एक्स्ट्रा है, ये सुपरफ्लस है, बैक नहीं होना चाहिए। अच्छा ये हमारे माइंड पे क्यों ऐसा आ जाता है? क्योंकि हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं कम बैक। ही केम बैक फ्रॉम आगरा, और ये तो हम कहें ही रिटर्नेड फ्रॉम आगरा, वो आगरा से लौटा, या ही केम बैक फ्रॉम आगरा, वो आगरा से वापस आया। तो या तो कम बैक, चूंकि रिटर्न में इक्वल रिटर्न, जब कम बैक मिलता है तो रिटर्न बनता है, तो रिटर्न में ऑलरेडी बैक का सेंस होता है, तो इसके साथ ये जो बैक लगा होता है ये नहीं लगाना चाहिए, ये गलत होता है। तो यहां पर हमको जब कहीं सेंटेंस में एरर्स में, कहीं सिंटैक्स में ये चीज़ शामिल होती है, लिख देता है कोई, लिखा होता है, तो बहुत जल्दी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो फोकस में बहुत मुश्किल में आता है किस तरह से हम उसको तुरंत पकड़ पाए। तो इसलिए हम पहले से इनको समझें तो काफ़ी हद तक हमको मदद मिलेगी। जैसे कजिन ब्रदर है और कजिन सिस्टर है। कजिन
पहले से ही अपने अंदर ब्रदर या सिस्टर का जो है समावेश रखता है। ये पहले से कजिन के साथ में ब्रदर या सिस्टर का सेंस होता है। कजिन होता ही वही है, चचेरा भाई और या चचेरी बहन। अब बात ये है कि अगर हम लिख देते हैं शी इज माई कजिन, तो उसका मतलब ये है कि वो मेरी चचेरी बहन है। और अगर लिख देते हैं ही इज माई कजिन, तो ये हो गया कि वो मेरा चचेरा भाई है। और अगर हम लिख देते हैं दे आर माई कजिन्स, तो इसका मतलब वे मेरे चचेरे भाई बहन हैं। अब उनमें भाई हों केवल या बहन हो, लेकिन कजिन्स हैं। कजिन्स का मतलब ये हो गया कि उनमें भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकता है। तो इसमें दे आर माई कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अब सी इज माई कजिन, जिसे हम कहते हैं राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधा एक बुद्धिमान लड़की है। अब हम कह रहे सी इज माई कजिन, तो बहुत सिंपल यूज है, आसानी से समझा जा सकता है, इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें जो ब्रदर है और जो सिस्टर है ये सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस का मतलब मैं बता चुका हूँ, मतलब जिसको हम कहते हैं फालतू। फालतू मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा सेंस देने वाला होता है, तो वो उसी को हमें सुपरफ्लस कहते हैं। फिर लिखेंगे जैसे देखा चौथा पॉइंट है, 3 हो गए ये, रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रिकास्ट बैक, रिसीड बैक। तो देखिए रिट्रीट, रिट्रीट माने वापस होना होता है, रिट्रीट पीछे हटना, एडवांस का अपोजिट होता है रिट्रीट। रिकॉल, अब जब हम कहते हैं कि रिकॉल करो, तो रिकॉल में सेंस होता है कॉल बैक का। अगर हम ये कॉल बैक एक साथ मिला दें तो ये मिलेगा रिकॉल, चूंकि री का मतलब होता है फिर से, तो रिकॉल बैक कॉल। अब यहां पर ये सुपरफ्लस है, रिट्रीट के साथ बैक नहीं होना चाहिए, रिकॉल के साथ बैक नहीं होना चाहिए। रिकास्ट, रिकास्ट माने होता है फिर से तैयार करना, मरम्मत करना, पुनः ढालना, तो इसलिए ये बैक। और रिसीड बैक पीछे हटना, और रिसीड बैक माने मतलब रिसीड माने होता है पीछे हटना। तो जब रिसीड माने पीछे हटना होता है तो फिर बैक का मतलब उसमें क्या है, अतिरिक्त है। इसलिए यहां पर आपको ये बैक, जितने भी बैक लगे हैं ये सब आपके गलत है। इसलिए इन किसी भी शब्द के साथ, रिट्रीट के साथ बैक गलत, रिकॉल के साथ बैक गलत, रिकॉस्ट के साथ बैक गलत, रिसीट के साथ बैक गलत। ये जो बैक शब्द है आपका ये सुपरफ्लस है, अतिरिक्त अर्थ देने वाला है, इसको नहीं लगाना चाहिए। जब कभी इस तरह के वापस होने वाले, दोहराने वाले ऐसे कोई सेंस लेकर के शब्द आते हैं, द स्कूल रीओपन्स बैक, स्कूल फिर से खुलता है, द स्कूल्स रीओपन बैक, स्कूल फिर से खुलते हैं। तो रीओपन्स या रीओपन इतना सही है, बैक गलत है, क्योंकि रीओपन माने पुनः खुलना, तो अब बैक का वहां पर सेंस पूरी तरह गलत है। आते हैं रीस्टेट, रीस्टेट माने होता कोई बात फिर से कहना, रीस्टेट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनता कथन, तो रीस्टेट माने फिर से कहना। रिपीट माने दोहराना, रिबॉर्न पुनर्जन्म लेना, रीराइट फिर से लिखना, रीट्रेट माने बार बार दोहराना, बारंबार किसी चीज को दोहराना, रीट्रेट। रीअरेंज फिर से व्यवस्था करना, रीबिल्ड फिर से बनाना। यहां जो इन सब के साथ में अगर कहीं अगेन लग जाए, अगेन, यहां तो बैक की बात हो रही थी, और अगर इनके साथ कहीं पर भी अगेन लगे तो समझ लीजिए कि वो सुपरफ्लस है, उसको हटा देना है। ही इज रीबिल्डिंग हिज हाउस अगेन, वह अपना घर फिर से बना रहा। तो रीबिल्डिंग का मतलब ही है कि फिर से बना रहा, तो अगेन का अर्थ एक्स्ट्रा हो गया, ये सुपरफ्लस है। तो जहां अगेन माने इसीलिए लिखा है कि इन सब के साथ अगर कहीं से, मीनिंग फिर बता देता हूं, रीस्टेट माने फिर से कहना, रिपीट माने फिर से दोहराना, यानी दोहराना, दोहराना क्या बात है, फिर से दोहराना मतलब दोहराना, तो दोहराना, रिपीट करना, रीबॉर्न पुनर्जन्म लेना या फिर से जन्म लेना, रीराइट पुनः लिखना या फिर से लिखना, रीट्रेट माने किसी चीज को दोहराना,
यानी बार बार उसको रिपीट करना। रीअरेंज पुनः व्यवस्था करना, मतलब फिर से व्यवस्था करना। रीबिल्ड माने फिर से बनाना यानी पुनः बनाना। तो इसमें जो अगेन माने पुनः का सेंस होता है वो इसमें गलत होता है। अगर इनके साथ कहीं पर भी अगेन लगा हो तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। फिर लिखा सपोजिंग और सपोज। कभी कभी सिंटैक्स में ये बहुत ऐसा इस तरह से आता है कि पकड़ में नहीं आता। जैसे कभी कभी लिखा होता है सपोज इफ यू फेल इन द एग्जाम व्हाट वुड यू डू। अगर ऐसा लिखा है व्हाट वुड यू भी सही है और व्हाट विल यू भी सही है, दोनों सही है। तो सपोज इफ ये क्यों लगाता है? कहता मान लो यदि तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे या फेल हो जाते हो तो क्या करोगे। अगर ये चीज आती है तो अर्थ के हिसाब से ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। वो सपोज भी हो सकता है और यहां पर सपोजिंग भी हो सकता है, सपोजिंग भी हो सकता है और सपोजिंग के साथ इफ लगा देगा। तो ये चीज समझ में जल्दी नहीं आती है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं ना कि मान लो यदि, मान लो यदि, तो ऐसा लगता है यदि सही है, लेकिन ये पूरी तरह गलत होता है। यही कंडीशन बताता है, इसकी जरूरत नहीं है। मान लो तुम परीक्षा में फेल हो जाते हो, क्योंकि हमारे कहने का कुछ तरीका ऐसा होता है। अच्छा, इसीलिए तो ये सुपरफ्लस बना है। इंग्लिश इसीलिए हमें परेशान करती है क्योंकि हम अपनी हिंदी भाषा से उसको कंपेयर करते हैं, उसका वजन करते हैं। हमारी हिंदी भाषा सब तरह से जैसे होते हैं, हम जान ही नहीं पाते कि हम कहाँ पर किस तरह से पढ़ रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, कैसे क्या बोल रहे हैं, सब समझ में आता है, सामने वाला भी समझ लेता है। लेकिन इंग्लिश को हम नियम पे पढ़ते हैं, इसीलिए वो हमको इन सारी चीज़ों को डाल करके कंफ्यूज करता है। हम जब अर्थ निकालेंगे तो कहेंगे मान लो यदि तुम परीक्षा में फेल हो जाते हो, जबकि इसमें होना क्या चाहिए, मान लो तुम परीक्षा में फेल हो जाते हो। तो इसमें कंडीशन खुद है, सपोज ऑलरेडी कंडीशन बताता है, इसके साथ दूसरा आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम परीक्षा में फेल हो जाते हो, इसी के साथ तुमको बोलना है तो यदि बोल लो, और नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इफ नहीं लगेगा इसके साथ। तो सपोज के साथ जब ये खुद ही कंडीशन है तो ये कंडीशनल आपको डालना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये सुपरफ्लस होता है, यानी ये अतिरिक्त होता है। तो ध्यान रखिए, कभी सपोजिंग या सपोज का अगर प्रयोग हो तो उसके साथ में ये इफ का प्रयोग वर्जित है, बिल्कुल कतई मत लगाइए, लगाए तो उसको हटा दीजिए। अब हम देखते हैं यहां पे काइंडली रिक्वेस्टेड। जब कभी काइंडली रिक्वेस्टेड आता है तो उसमें काइंडली सुपरफ्लस होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा काइंडफुल होती है, वो काइंडली ही होती है, पोलाइटली ही होती है। कहीं पर यूज भी हो तो जनरली हम अगर हम स्पॉटिंग द एरर या सिंटैक्स की बात छोड़ दें तो कई जगह पर हम तमाम चीज़ें पढ़ भी लेते हैं। तमाम एप्लीकेशन में लोग यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड ऐसे कर देते हैं, लेकिन वो उचित प्रयोग नहीं है। वो हमें कब समझ में आता है, जब हम सिंटैक्स पढ़ते हैं। सिंटैक्स मतलब टू यूज करेक्ट वर्ड इन अ करेक्ट प्लेस टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस। मतलब एक शुद्ध वाक्य बनाने के लिए शुद्ध जगह पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करना सिंटैक्स होता है। जब हम वो पढ़ते तब ये चीज़ें हमारे पास आती हैं और तब हम समझते हैं कि हम अभी तक इस चीज़ को गलत ही पढ़ रहे थे। तो जब भी काइंडली रिक्वेस्टेड हो तो रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली सुपरफ्लस होता है, आप इसको कतई प्रयोग मत करिए। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी है एक हिसाब से, और हर कैटेगरी के बच्चों के लिए, कोई भी स्टैंडर्ड हो। देखिए, कंपटीशन के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, और अन्य जो स्ट्रीम में बच्चे हैं, अन्य स्टैंडर्ड में, फर्स्ट इंटर, कोई भी हो, हम कहते हैं चाहे छोटा बच्चा और 10th का हो,
चाहे 8th का है 9th का हो, जो भी हो, सबके लिए आवश्यक है। तो वो इन चीज़ों को अगर समझेगा तो उसमें काफ़ी हद तक इनके प्रयोग करने का ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इसके बाद अवेट फॉर, एक्चुअली वेट फॉर इक्वल अवेट, अर्थात इसमें जो होता है ना, वेट फॉर से ही अवेट का सेंस बनता है। इसलिए अवेट के साथ जो फॉर होता है वो पूरी तरह से सुपरफ्लस होता है ना। जैसे होता है आई एम अवेटेड, आई एम अवेटेड इन फिर लिख दिया अमेरिका, ये हो गया। मैं अमेरिका में प्रतीक्षित हूं, और मैं अमेरिका में प्रतीक्षित हूं का मतलब अमेरिका में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इन अमेरिका द पीपुल आर वेटिंग फॉर मी। तो ये पैसिव फॉर्म में होता है, लेकिन इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ फॉर का प्रयोग क्या होता है, फॉर इसमें शामिल होता है, तो इसमें कभी भी इसके साथ अवेट फॉर नहीं होते। ही इज अवेटेड, यू आर अवेटेड हियर, यू आर अवेटेड हियर। यू आर अवेटेड हियर, ये कर दिया। तो इसका मतलब है कि तुम यहां प्रतीक्षित थे। तुम यहां प्रतीक्षित थे का मतलब ये हो गया कि वी वर वेटिंग फॉर यू हियर, हम यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब तुम्हारा इंतजार हो रहा था तो मतलब यही बन गया ट्रांसलेशन कि यू आर अवेटेड हियर या यू आर बीइंग अवेटेड हियर। आप यहां पर प्रतीक्षित हो रहे थे, यानी आपका इंतजार यहां पर हो रहा था। तो अवेटेड के बाद फॉर का प्रयोग बिल्कुल गलत है, ये याद रखिएगा। वेट के साथ फॉर चलेगा, अवेटेड के साथ फॉर नहीं चलेगा। तो ये जो है यहाँ पर ये सुपरफ्लस है, इसके साथ आप फॉर का प्रयोग मत करिए। कंप्राइज और डिस्पाइट ऑफ दो शब्द हैं। अगर कंप्राइज आ जाए जिसका मतलब होता है समावेश करना या समाहित होना, यानी किसी चीज का शामिल होना, ठीक है ना। तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग बिल्कुल गलत है। और अगर डिस्पाइट आ जाए ये लिखा हो तो इसके साथ भी ऑफ का प्रयोग पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंस रखता है हमेशा कॉन्सिस्ट ऑफ का, शामिल। ये जो होता है कंप्राइज, वो कंसिस्ट ऑफ का सेंस रखता है, अर्थात कंप्राइज के साथ ऑफ का अर्थ शामिल होता है। और जो डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट सेंस रखता है इन स्पाइट ऑफ का, इन स्पाइट ऑफ का। तो जब ये इन स्पाइट ऑफ का सेंस रखता है तो इसमें डिस्पाइट ऑफ का भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ऑफ का सेंस शामिल रहता है। तो यहां पर ध्यान देना, कंप्राइज के साथ ऑफ गलत है, डिस्पाइट के साथ ऑफ गलत है। अगर इन स्पाइट ऑफ है तो सही है, और कंसिस्ट ऑफ है तो सही है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद। डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे हम कोई सेंटेंस हम यूज करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि, और फिर आगे हम शुरू कर देते हैं। या फिर हम करते हैं, ये नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ, फिर दिस फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद। तो या तो डिस्पाइट द फैक्ट या इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तरह चलता है ये। तो कंसिस्ट ऑफ का सेंस कंप्राइज में होता है, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें। और दूसरा जो डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें ऑफ का सेंस ऑलरेडी होता है। ये सुपरफ्लस। अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसुएड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट,
इन सभी के साथ अगर नॉट का प्रयोग आता है तो ये सुपरफ्लस नहीं करेंगे। अनटिल में नॉट शामिल होता है, अनलेस में नॉट शामिल होता है, फॉरबिड में शामिल होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है मना करना, और मना करना का मतलब है कि नकारात्मक शब्द है। प्रोहिबिट माने रोकना, निषेध करना, मना करना, नॉट शामिल है। प्रिवेंट माने रोकना या मना करना, नॉट शामिल है। डिसवेड माने रोकना, मना करना, नॉट शामिल है। डिनाई माने इनकार करना, नॉट शामिल है। रिफ्यूज माने इनकार करना, नॉट शामिल है। और लेस्ट माने जानते हो कहीं ऐसा ना होगी, तो नॉट शामिल है। अब जैसे कभी ये दे देते हैं सेंटेंस कि ही forbid me not to go there, उसने मुझे वहां ना जाने से मना किया। कितना खराब सेंटेंस। न भाई, उसने मुझे मना किया नॉट टू गो देयर, कि वहां ना जाओ, लेकिन हिंदी में ऐसा लगता सही है, उसने मुझे मना किया कि ना जाओ, जबकि होता है कि उसने मुझे जाने से मना किया। तो अब होता क्या है, इसको हटा दो, ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहां जाने से मना किया। ये चीज यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर क्या है ना, ऐसे ही सब में ये चीज आ जाती है। ही डिनाइड मी नॉट टू गो देयर, ही रिफ्यूज्ड मी नॉट टू टेक इट। तो ऐसा लगता है जैसे ही रिफ्यूज्ड मी नॉट टू टेक इट, ही रिफ्यूज्ड मी टू टेक इट, उसने मुझे ये लेने से इनकार कर दिया। तो जितने भी लिखे हैं एक बार फिर गौर से देख लो, मीनिंग बता दी। अनटिल है, अनलेस है, कंडीशनल है, ये टाइम बताता है, और ये अनलेस कंडीशन बताता है। फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट रोकना मना करना, प्रिवेंट रोकना मना करना, डिसॉइड माने भी रोकना होता है, डिनाई माने इनकार करना होता है, रिफ्यूज माने इनकार करना होता है, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि उन सब के साथ जो नॉट अगर आ जाता कभी, तो वो होता है सुपरफ्लस, जो अतिरिक्त सेंस देता है। और ऐसे ही प्रयोग जब आ जाते हैं उन्हीं को कहते हैं सुपरफ्लस। तो आज सिर्फ 10 सुपरफ्लस आपको मैंने बताए हैं, और अगर इनको दिमाग में रखोगे तो काफ़ी हद तक जो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस होते हैं और कभी कभी हमें पकड़ में नहीं आते हैं, जैसे मैंने यही लिखा, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे ये लिखा, ही रिफ्यूज्ड मी नॉट टू टेक इट है, लेकिन अब क्या ऐसा कैसा लगता है, ऐसा लगता सही है एकदम, ही रिफ्यूज्ड मी नॉट टू टेक इट, उसने मुझे मना किया इसे मतलब, लेकिन ये गलत है। ही रिफ्यूज्ड मी टू टेक इट, उसने मुझे लेने से मना किया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मैंने सोचा कुछ जरूरी चीज़ हो जाए और कुछ अलग से हो जाए, तो इसको पढ़िए, अध्ययन करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, और ये आपके सिंटैक्स को निश्चित तौर पर मजबूत करेगी। सुपरफ्लस बहुत हैं इस तरह के, और इन पर मैं एक एक्सरसाइज भी दूंगा, आपको करवाऊंगा, तो उससे और अभ्यास हो जाएगा। लेकिन इसके 1 2 3 पार्ट बनेंगे, तो पहला बन गया है, दूसरा तीसरा टाइम टू टाइम इसको मैं डाल दूंगा, जल्दी ही निपटा दूंगा इसको। तो सब लोग ध्यान रखिए, इसको पढ़िए और अध्ययन करते रहिए। मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लें जिनका चैनल सब्सक्राइब नहीं है, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि समय पर उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ये सब आप जरूर करते रहें, कमेंट भी करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।